राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के संघर्ष की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गिरधरपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह की गांव के बीच में एक बड़ी सी हवेली थी। जमींदार की हवेली में सब सुख सुविधाएं थीं। उनके कई सारे नौकर चाकर थे। धन वैभव तो जैसे चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारे गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का हुक्म चलता था। गांव में कोई भी उनकी बात नहीं काट सकता था। उनकी कही बात पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर थी। सबको उसका पालन करना ही पड़ता था। पारो की माँ ऐसे संपन्न घराने की बहू थी। घर में बस कमी थी तो एक ही, उस घर में पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई या होने नहीं दी गई, कोई नहीं जानता था। बेटी के बारे में घर पर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं थी। जमींदार साहब को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई बेटी जन्म ले ये कैसे संभव हो सकता था। यह उनकी जमींदारी की शान के खिलाफ था। उनका बस चलता तो वे पूरे गांव से बेटियों के जन्म पर ही रोक लगा देते। जब पारो की दादी को पता चला कि उनकी बहू फिर से मां बनने वाली है तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, देखो इस बार मुझे पोता ही चाहिए, तुम जांच करवा लो। अगर बेटी हुई तो पिछली बार की तरह डॉक्टर के वहाँ से ही सब कुछ ठीक ठाक करके वापस आना, लेकिन इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। ठाकुर प्रताप सिंह की नाक का सवाल है, हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, हमें पोता चाहिए। वो कहते हैं ना, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बात 16 आने सच है। और वरना दादी पोते की ख्वाहिशें क्यों रखती, पोती की क्यों नहीं। हमारे समाज में आज भी बेटी को कम पसंद किया जाता है। आज भी बेटी की शादी उसकी पढ़ाई में किए जाने वाले खर्चे को जो व्यर्थ समझा जाता है। कहीं कहीं तो बेटी को माँ की कोख में ही मार दिया जाता है, वह जन्म भी नहीं ले पाती है। पारो के माता पिता भी जांच कराने डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाते हैं ताकि जांच में पता चल सके कि पारो की जो मात की कोख में बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने जांच करके जो उन्हें बताया उसे सुनकर वे दोनों बेचैन हो गए। अब वे क्या करें, क्या निर्णय लें। यह दोनों ने तय किया कि वे वापस घर चलते हैं, सबको सारी बात बताते हैं, फिर घर के बड़े लोग जो निर्णय लेंगे वही किया जाएगा। पारो के माता पिता वापस गांव लौट आते हैं क्योंकि यह एक पारो नाम की लड़की की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। और पारो के घर में कोई लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए पारो के जन्म लेते ही उसके संघर्ष की कहानी शुरू हो गई थी। पारो की दादी बहुत खुश हो जाती है कि दोनों जल्दी घर लौट आए हैं तो इस बार बेटा ही पैदा होगा। घर पहुंचकर पारो के पिता सबको बताते हैं कि उसकी माँ की कोख से इस बार जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डॉक्टर ने बताया था अगर गर्भपात करवाते हैं तो बेटी के साथ बेटा भी नहीं रहेगा। अब यह सब सुनकर घर वाले परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। ये तो बहुत ही जो दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो गई थी। अगर गर्भपात कराते हैं तो पोते को भी खो देंगे, अगर नहीं कराते हैं तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह नहीं हो सकता। पीढ़ियों बाद घर में बेटी का जन्म हो जाएगा तो जमींदार खानदान की शान के जो विरुद्ध होगा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद तय हुआ कि पुत्र मोह की जीत हुई और निर्णय लिया गया कि बच्चे जन्म लेंगे। इस तरह पारो को जीवन दान मिल गया। अब उसका जन्म लेना निश्चित था। पूरे 9 महीने बाद वह अपनी माँ के साथ रही। बस यही उसका सौभाग्य रहा।
बाकी पूरी जिंदगी तो दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने वह माँ के साथ तो थी, पर बात बात पर उसे कोसा जाता था। उससे छुटकारा कैसे मिले यही सोचा जाता था। उसकी माँ को बार बार ताने दिए जाते कि वह एक बेटी को भी जन्म देने वाली है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। बच्चों के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा था। ठीक 9 महीने के बाद घर में बच्चों का जन्म हुआ। बेटा पैदा हुआ था, घर का कुलदीपक। पूरे घर में खुशियां छा गई थी। घर का प्रत्येक सदस्य उसे गोद में लेने को आतुर था। सब उसे बारी बारी से गोद में उठा रहे थे, प्यार कर रहे थे। सब यह सोचने में व्यस्त थे कि वह किस पर गया है। पर बेटी जिसने भी उसी के साथ जन्म लिया था, वह तो जैसे अछूत थी। उसे प्यार करना, गोद में लेना तो दूर, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सब लोग, दादा दादी, पापा चाचा, बेटे को देखकर ही निहाल हुए जा रहे थे। बेटी एक और पड़ी भूख से रोई जा रही थी। उसकी माँ को सख्त हिदायत मिली थी कि उसे दूध मत पिलाना, वह हमारे पोते का हक है, उसके लिए दूध कम हो जाएगा। पोती से तो जैसे उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। उनका जन्म तो मजबूरी में हो गया था। अगर वो जुड़वा नहीं होती तो वह इस दुनिया में आती ही नहीं। वह एक और पड़ी भूख के मारे रोई जा रही थी। तभी एक नौकरानी राधिका, जिसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, उसकी नज़र उस पर पड़ गई। वह नौकरानी चुपचाप उसे अपना दूध पिला देती है। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। एक दादी, एक माँ जो खुद भी एक स्त्री थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। दोनों ने उस नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार हमने सुना भी है कि हमारे समाज में आज भी बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। बेटी को पालना लोग पसंद नहीं करते। कई बार नवजात बच्चियां नाली और झाड़ियों में पाई जाती हैं। लोग उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उन्हें जीने का कोई हक ही नहीं हो। पारो ने जन्म तो ले लिया था और अब वो बेचारी जिंदा रहने के लिए उसे फिर से संघर्ष ही करना पड़ा। अब नन्ही सी पारो को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। वह नौकरों के बीच पलने लगी। जिस नौकरानी राधिका ने उसे दूध पिलाया था, वह अपने बच्चे के साथ उसे भी अपना दूध पिलाने लगी। अब वही उसका ध्यान रखने लगी। उसने उसे पारो नाम दे दिया था, माता के नाम पर पार्वती, लेकिन प्यार से वो उसे पारो कहती थी। घर में किसी से भी कोई मतलब नहीं था। उसे के घर में तो माता से दूर एक इंसान भी नहीं समझा जाता था। लोग तो देवी मानते हैं लड़कियों को, लेकिन उससे तो किसी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। पारो उसी नौकरानी के साथ रहने लगी। वह उसे ही अपनी माँ समझने लगी। समझती भी क्यों नहीं, वही तो उसे एक माँ की तरह पाल रही थी। पारो के भाई को सब सुख सुविधा मिलती, पर पारो ने अभावों में जीना सीख लिया था। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पारो का भाई स्कूल जाने लगा, पर पारो के नसीब में स्कूल तो कभी लिखा ही नहीं था। एक जमींदार की बेटी होने के बावजूद वह नौकरों के बीच पल रही थी। पारो उन सबको अपना समझती थी। पारो भी पढ़ना चाहती थी। उसे छोटे ठाकुर की रंग बिरंगी किताबें बहुत अच्छी लगती थी। आखिर थी तो वह भी एक बच्ची ही। वह छुपकर अपने भाई की किताबें देखा करती, उन्हें समझने की कोशिश करती। कभी जब छोटे ठाकुर को उस पर दया आ जाती तो वह उसे अपनी पुरानी किताबें देखने के लिए दे देते। कभी कभी छोटे ठाकुर उसे कुछ पढ़ा भी देते, पर कभी नौकरानी की तरह दुत्कार कर भगा देते। उसमें छोटे ठाकुर की भी कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पारो उसकी अपनी बहन है। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि पारो उसकी अपनी सगी बहन है। पारो घर में नौकरों के बीच पलने लगी। वह राधिका को अपनी माँ समझती थी और उसके बेटे परवीन को अपना भाई समझती थी। पारो की पाठशाला घर के नौकरों के बीच शुरू हुई और उसे घर के काम सिखाया जाने लगा। उसे छुटपन से ही घर गृहस्थी की बातें बताई जाती। पूरा दिन घर का काम कराया जाता। उसे चूल्हा चौका, घर के सारे काम,
घर के सारे सदस्यों की सेवा करना यही सिखाया जाता। उसे पढ़ना चाहिए या उसकी पढ़ाई के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। पारो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। छोटे ठाकुर भी उसी के साथ बड़े हो रहे थे। पारो की बहुत ही इच्छा होती कि वह छोटे ठाकुर की चीजें देखे, उनके खिलौनों से खेलें, उनकी किताबें पढ़े, और पर उसकी किस्मत में यह सब नहीं था। पारो जैसे ही छोटे ठाकुर की किताबों को छूती तो उसे मना कर दिया जाता, उसे उनके कमरे में भगा दिया जाता। धीरे धीरे पारो घर के सारे काम सीख गई। वह छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, घर के सारे काम सीख गई। जमींदार के घर जब कोई मेहमान आता तो वह पारो को वहां की नौकरानी की बेटी समझता था। जमींदार परिवार कभी किसी को नहीं बताता कि पारो उनके घर की बेटी है, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा होना उन्हें अपना अपमान लगता था। पारो अब 14 साल की हुई थी। घर में हवेली में उसकी शादी की बातें होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अभी उसकी शादी हो, पर उसकी कौन सुनने वाला था। उसने राधिका से कहा, माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। राधिका बोली, बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। सब लोग उसके लिए लड़का खोजने में लग गए। किसी ने उससे पूछना भी नहीं चाहा कि वह क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है। पूरा जमींदार परिवार उसके लिए लड़का खोजने में जुट गए। कुछ समय बाद एक लड़का उसके लिए पसंद कर लिया गया। उससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं लड़का उसे पसंद है या नहीं, यहाँ तक कि उसने लड़के को देखा तक नहीं था। पारो से बिना पूछे दूसरे गांव के जमींदार के 25 साल के बेटे सुरेंद्र से उसका विवाह तय कर दिया गया। पारो यह नहीं समझ पा रही थी, एक नौकरानी की शादी के लिए पूरा जमींदार परिवार परेशान क्यों है। सब उसके लिए लड़का ढूंढने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं। राधिका, जिसे वह अपनी माँ समझती थी, कोई उससे कुछ पूछ क्यों नहीं रहा। राधिका का परिवार बस चुपचाप ठाकुर परिवार का हुक्म मान रहा था। उसने कभी भी उन्हें अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा। उनकी बेटी की शादी जो तय कर दी गई, उनसे राय तक नहीं मांगी गई थी। पारो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी माँ इस तरह चुप क्यों है। फिर उसने सारी बात अपनी माँ से पूछने की सोची और तय किया कि जब रात में सारा काम समाप्त हो जाएगा तो वह अपनी माँ से इसका कारण जरूर पूछेगी। रात में जब सारा काम खत्म करके सब सोने चले गए तो पारो ने राधिका से पूछा, माँ, वैसे तो ये लोग मुझे हवेली का कोई सामान छूने या देखने भी नहीं देते, ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, फिर सब लोग मेरी शादी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। राधिका बोली, बेटी, वे तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक हो गई है ना, इसलिए। पारो बोली, नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई और बात है। ये लोग बिना आपसे पूछे मेरी शादी कर रहे हैं और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। राधिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हमारे मालिक हैं वे, जो करेंगे सबके भले के लिए करेंगे। पर पारो यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि जमींदार साहब बिना किसी कारण के उसकी शादी के लिए इतने उत्साहित हैं और एक जमींदार परिवार में उसकी शादी करवा रहे हैं। अब हवेली में पारो की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सारी व्यवस्था ऐसे हो रही थी जैसे जमींदार की बेटी की शादी होने वाली हो। पूरी हवेली को खूब सजाया गया, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे, खूब कपड़े गहने खरीदे गए। पारो तो सब बहुत ही जो उत्सुकता से देख रही थी। उसने इतने गहने कपड़े कभी देखे भी नहीं थे। इतने महंगे कपड़े गहने देखकर पारो बहुत खुश थी, यह देखकर कि यह सब उसके लिए लाया जा रहा है। वह नए नए कपड़े पहनकर देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। पारो बहुत खुश थी, पर अब भी वह नहीं समझ पा रही थी कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। पारो के मन में इस बात को लेकर बड़ी ही उथल पुथल मची हुई थी। वह बार बार राधिका से इस बारे में पूछती रही, पर राधिका उसे कुछ भी नहीं बताती। पर हर बार उसकी आंखों में आंसू छलक आते भी क्यों नहीं, उसने पारो को अपनी बेटी की तरह पाला था। शादी से एक रात पहले पारो
जिद पर अड़ गई कि वह उसे यह बताए कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। आखिरकार हार कर राधिका ने उसे वह सच बता दिया जिसे वह इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। वह बताना तो नहीं चाहती थी, वह जानती थी कल जब जमींदार साहब उसकी शादी करेंगे तब तो उसे पता चल ही जाएगा, इसलिए उसने आज ही उसे बताने का निश्चय किया था। बहुत ही दुखी मन से राधिका ने पारो को वह कड़वा सच बता दिया कि वह उसकी नहीं जमींदार की बेटी है और वह छोटे ठाकुर की जुड़वा बहन है। राधिका की बात सुनकर पारो को बड़ा धक्का लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जमींदार परिवार की बेटी है। उसे राधिका की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। पारो सारी रात रोती रही। अगले दिन पारो की शादी होने वाली थी। सुबह से ही हवेली में बहुत रौनक थी, पर पारो बिल्कुल चुपचाप थी। खूब बड़ी बारात आई। पारो बड़े ही शानो शौकत से पारो की शादी हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, एक जमींदार परिवार में ही तो उसकी शादी हो रही थी। कन्यादान के लिए जब जमींदार साहब और उनकी पत्नी मंडप में आए तब पारो ने को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह बात सच है, वह जमींदार खानदान की बेटी है। अगर वह राधिका की बेटी होती तो उसकी शादी इतने धूमधाम से नहीं होती और जमींदार खानदान में तो कभी नहीं होती, क्योंकि एक नौकरानी की बेटी को कोई जमींदार अपनी बहू कभी नहीं बनाते। पारो को अपने बारे में सच जानकर अच्छा नहीं लगा। वह बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने पूरे परिवार से यह पूछना चाहती थी, उसने बेटी के रूप में जन्म लिया तो उसमें उसका क्या कसूर। वह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसने उसे जन्म देकर क्यों छोड़ दिया, इसमें उसकी क्या गलती थी। पारो के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह पूरे जमींदार परिवार से उनका उत्तर चाहती थी, पर पारो के दिल की बात दिल में ही रह गई। उसे मौका ही नहीं मिला वह अपने दिल की बात सबसे कह सके। पारो की शादी जमींदार के सुरेंद्र से हो गई। वह विदा होकर ससुराल आ गई। शादी के बाद एक बार तो पारो को लगा कि शायद उसके दिल बदलने वाले हैं। उसे जमींदार की बेटी बनकर रहने का मौका तो नहीं मिला, पर अब वह जमींदार परिवार की बहू बनकर रहेगी। पारो के ससुराल में भी सब सुख सुविधा, धन वैभव सब कुछ था। उसके मायके जैसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा। उसके ससुराल की जमींदारी उसके मायके की जमींदार से भी बड़ी थी। पारो यह सब देखकर खुश थी कि अब वह यहाँ खूब अच्छे से रहेगी, पर पारो यह नहीं जानती थी उसके मायके और ससुराल में बहुत कुछ समान था। उनकी जमींदारी की शान भी एक ही समान ही थी। पारो यह सोच सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि जो मान सम्मान उसे मायके में नहीं मिला वह सब उसे ससुराल में मिलेगा। वो जमींदार घराने की बहू बनकर रहेगी। लेकिन पारो यह नहीं जानती थी सारे जमींदारों की जमींदारी की आन बान शान एक सी होती है। जैसे उनका धन वैभव संपन्नता एक समान होती है, उसी तरह उनकी झूठी शान भी एक जैसी होती है। सभी जमींदारों को अपने जमींदार होने का बहुत बड़ा घमंड होता है। पारो के मायके और ससुराल में भी कोई खास अंतर नहीं था। उसके ससुराल वालों को अपने जमींदार होने का बड़ा घमंड था। कुछ ही दिनों में पारो को पता चल गया कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पारो के लिए यह ऐसा ही था जैसे उसे एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में रख दिया हो। कुछ भी नहीं बदला था। सब सुख सुविधा होने के बावजूद वह पहले की ही तरह थी। सब रिश्ते उसके पास थे, फिर भी वह बहुत अकेली थी। मायके में परवीन और राधिका थे तो उसके साथ उसका सुख दुख बांटने के लिए, पर यहाँ वो भी नहीं थे। पारो इस परिवार की बहू थी, इसलिए उसे नौकरों से ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं थी। पारो को ससुराल में परवीन और राधिका की बहुत याद आती थी। उसके लिए तो राधिका उसकी माँ और परवीन ही उसका भाई था। पारो के जीवन में बस इतना ही अंतर आया था कि वह पहले सिर्फ एक लड़की थी, अब वह एक बड़े घराने की बहू बन गई, किसी की पत्नी बन गई। सिर्फ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी थी और कुछ नहीं। पारो के ऊपर इस कच्ची उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारियां आ गईं। अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी। उसका बचपन जिम्मेदारियों के तले दब गया। बहू ऐसा काम करो, यह करो, वह मत करो, ऐसे बैठो, यह खाओ,
वह मत खाओ। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती, पूरी मर्यादा में रहो। इस छोटी सी उम्र में उस पर ना जाने कितने नियम कानून लागू कर दिए गए। सारी बातें देखकर ऐसे लगता था जैसे अगर अभी उसे सब कुछ नहीं सिखाया तो फिर उसकी उम्र निकल जाएगी, जैसे वह फिर कुछ सीख नहीं पाएगी। मायके और ससुराल दोनों परिवारों में से किसी ने भी पारो को नहीं समझा कि अभी वो एक मासूम बच्ची है। सब उस पर हुक्म चलाते, वह नौकरों की तरह सबका हुक्म मानने लगी। वैसे भी यही शिक्षा तो उसे बचपन से दी गई थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और पारो की उम्र 16 साल थी। अब पारो 16 साल की छोटी सी उम्र में माँ बनने वाली थी। वह माँ बनने के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए 9 महीने बाद जब पारो ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, जिस कारण पैदा होते ही उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब तो पारो पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हर समय उसे ताने सुनने को मिलते कि वह एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाई। वह कैसी औरत है। पारो अभी खुद बच्ची थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती कहाँ है। अभी कम उम्र होने के कारण वह स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, इसमें उसका क्या कसूर है। ये बात बड़े लोग क्यों नहीं समझ पा रहे थे। अभी तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसकी सास ने कहना शुरू कर दिया कि वह जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे बहू, नहीं तो वह अपने बेटे का दूसरा विवाह कर डालेगी। जब पारो 19 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। फिर तो पूरे 9 महीने उसकी सास उस पर टोटके करती रही। हर समय उससे कहती इस बार स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए। उसे कई तरह की जड़ी बूटी खिलाती रहती और कहती ऐसा करने से बेटा ही पैदा होगा। 9 महीने बाद पारो ने एक बेटी को जन्म दिया, जो उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। पारो नहीं जानती थी उसके मायके की तरह उसके ससुराल में भी बेटी को जन्म देना एक गुनाह था। उसके ससुराल में पिछली 7 पीढ़ी से कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। यह उनकी शान के खिलाफ था और पारो ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब तो पारो की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरने वाली थी। अभी वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसकी सास ने उससे कहा उसे इस बेटी को अपने से और इस घर से दूर करना पड़ेगा। हमारे घर में बेटी नहीं रह सकती, यह हमारी शान के खिलाफ है। पारो ने इस बात का विरोध किया। वह अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वह अपनी बच्ची को छोड़ देगी जैसे उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया तो उसकी बेटी या तो नौकरों के बीच पलेगी या किसी अनाथालय में, या जिंदा भी रहेगी या नहीं, वह यह जानती नहीं थी। इसलिए पारो ने अपनी बेटी को त्यागने से मना कर दिया। पारो अब डर गई थी कि कहीं ससुराल वाले उसकी बेटी को उससे दूर ना कर दें। उसने सबसे कह दिया था कि अगर उसकी कोई बेटी को कुछ करेगा तो वह अपनी जान दे देगी, जिससे उसके ससुराल वालों ने बच्ची को तो कुछ नहीं किया पर पारो पर जुल्म करने लगे। अब पारो को भूखा प्यासा रखा जाता। पारो फिर भी नहीं मानी तो उसके पति ने उसके सामने एक शर्त रख दी, या तो वह इस बच्ची को त्याग दे या वह उसे त्याग देगा। उसे उन दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। पारो की ससुराल वाले अब उससे छुटकारा चाहते थे, क्योंकि बेटी के जन्म के समय उन्हें डॉक्टर ने बताया था कच्ची उम्र में 2 बार माँ बनने की वजह से शायद अब पारो फिर माँ नहीं बन पाएगी। इसलिए वे चाहते थे किसी तरह पारो से छुटकारा मिल जाए। ऊपर से उसके एक बेटी को जन्म दिया था। अब पारो को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया गया जहाँ एक ओर कुआं था तो दूसरी ओर खाई। आज अगर वह अपनी बच्ची को चुनती है तो पति को छोड़ना पड़ता है, और अगर पति को चुनती है तो उस नन्ही सी जान को कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, शायद मार दिया जाए। पारो बहुत ही परेशान हो गई कि वह क्या करे। बहुत सोच विचार करने के बाद पारो ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती। अभी अभी तो वह पैदा हुई है, वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। अपने निर्णय को मजबूती से पारो ने अपने पति को बता दिया कि वह इस नन्ही सी जान को नहीं छोड़ेगी।
पारो का निर्णय सुनकर उसके पति को गुस्सा आ गया। उसने पारो से कहा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ सकती हो तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। जमींदारी की झूठी शान के आगे आज एक माँ ने घुटने नहीं टेके, बल्कि आज एक माँ की ममता जीत गई। अगर ऐसी हिम्मत उसकी माँ ने दिखाई होती तो शायद उसे इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि उसके साथ तो उसके भाई ने भी जन्म लिया था। अगर उसकी माँ और दादी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसे अपने भाई के बराबर ना सही पर थोड़ा सा प्यार तो उसे मिल ही जाता। पारो ने अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर देने की वजह से सुरेंद्र और उसका पूरा परिवार पारो से नाराज हो गया। सबको यह अपना अपमान लग रहा था, क्योंकि उसके घर की बहू उनका हुक्म नहीं मान रही थी। यह बात वो कैसे सहन कर सकते थे। पारो से नाराज होकर ऐसे में एक रात सुरेंद्र ने उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। इसमें उसकी सास ने बेटे का पूरा साथ दिया। अब पारो के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह कहाँ जाए उस नन्ही सी जान को लेकर। एक जमींदार परिवार की बेटी दूसरे जमींदार परिवार की बहू आधी रात में सड़क पर भटक रही थी। साथ में नन्ही सी जान उसकी गोद में थी। बहुत देर तक सड़क पर यूं ही भटकने के बाद पारो अपने पिता के घर की ओर चल दी, यह सोचकर शायद इतने सालों बाद कुछ बदल गया हो। उन्होंने उसे अपनी बेटी मानकर ही तो उसकी शादी करी थी। पारो सोच रही थी कि उस पर नहीं तो उसकी बच्ची पर ही शायद उन्हें दया आ जाए और उसे आसरा मिल जाए। पर पारो गलत सिद्ध हुई। इतने सालों में भी कुछ नहीं बदला था। जमींदारों की वही ऊंची नाक, वही झूठी शान अभी भी बरकरार थी। जिस पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया, अब वह उसके साथ उसकी बेटी को कैसे अपना सकते थे। उन्हें तो वह कलंक की तरह दिखता था। एक तो वह बेटी थी, फिर उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। आज भी समाज में पूरी तरह यह नहीं समझ पाए हैं कि एक बेटी को जन्म देने के लिए नारी कहाँ तक उत्तरदायी है, वह कैसे दोषी है। उसे तो बस एक मौका मिल जाता है दोष रोपण करने का। समाज यह नहीं सोचता अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो आगे चलकर बेटों को जन्म कौन देगा। बड़ी उम्मीद के साथ पारो अपने पिता के घर की ओर चल दी। थकी हारी पिता की हवेली पहुंची, पर यहाँ पर भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी डाल दिया गया। उसे सहारा देना तो दूर, किसी ने उससे बात तक नहीं की। उसे घर से जाने के लिए बोल दिया गया। पारो ने बड़ी उम्मीद से अपनी दादी और माँ की ओर देखा, पर वहाँ से भी उसे निराशा हाथ लगी। माँ और दादी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। पारो के पिता ने उन दोनों को हवेली से बाहर कर दिया, हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। अब पारो कहाँ जाती। बच्ची भी भूख के मारे रो रही थी। पारो परेशान होकर हवेली के बाहर बैठ गई। इस संसार में सब लोग एक समान नहीं होते। जहाँ अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, उन्हीं अच्छे लोगों में राधिका और परवीन जैसे लोग भी थे। राधिका ने हवेली में जो हुआ सब देखा था, जिसे देखकर राधिका चुपचाप पारो के पीछे हवेली से बाहर आ गई। राधिका ने भले ही पारो को जन्म नहीं दिया था, पर जन्म के दिन से ही उसी ने उसे पाला था। उसका खून ना सही पर दिल का बहुत मजबूत रिश्ता था पारो के साथ। राधिका चुपचाप पारो को अपने घर ले आई। राधिका ने पारो को अपने घर में रखा, उसे समझाया वह घर से बाहर ना निकले, वरना जमींदार साहब पारो के साथ साथ उसके परिवार का क्या हाल करेंगे, ये वह भी नहीं जानती थी। पारो की बेटी होने का भी उसे बड़ा गुनाह किया था। वह अपने पति का घर छोड़ के आ गई थी। एक तो वो बेटी थी, दूसरा उसके पति ने उसे त्याग दिया था। यह तो उसके लिए और भी बड़ा गुनाह था। राधिका पारो को अपने घर ले गई, उसका और बच्ची का अच्छे से ध्यान रखने लगी। पर राधिका हमेशा डरी डरी रहती थी। कहीं जमींदार साहब ने पारो को उसके घर में देख लिया तो ना जाने क्या होगा। जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी नातिन का दुख दर्द समझ नहीं आया, फिर वो उनके घर की एक नौकरानी है, उसे वो क्या समझेंगे। राधिका के रिश्ते का भाई मोहन दूर एक गांव में अध्यापक की नौकरी करता था। उसे राधिका के गांव और पारो के परिवार से कोई नहीं पहचानता था। राधिका और मोहन में बचपन से बहुत प्यार था।
राधिका ने बचपन में अपने भाई बेटे को भी जो प्रवीण था उसको भी उसी के पास पढ़ने भेज दिया था। राधिका मोहन के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। राधिका ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने पारो को और उसकी बच्ची को एक रात चुपचाप जो मोहन के पास पहुंचा दिया, जहां पारो को कोई नहीं जानता था। इसलिए राधिका निश्चिंत थी, वहां पारो को कोई नहीं पहचानेगा और जमींदार साहब को कभी पता नहीं चलेगा कि पारो कहाँ है। अब पारो अपने मायके और ससुराल से दूर एक गांव में रहने लगी। पारो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे घर का सिर्फ काम करना आता था, जैसे खाना बनाना, घर के जो भी काम होते हैं सब में पारो निपुण थी। पर पारो बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी, तभी तो उसने अपने ससुराल वालों की गलत सोच का पुरजोर विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप पारो को घर से बाहर निकाल दिया गया। पारो अध्यापक मोहन पर अपना और अपनी बच्ची का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मोहन जी भी छोटी सी नौकरी करते थे और उनका अपना परिवार भी था और अपने खर्चे भी। पारो ने मोहन से उसे कोई काम दिलवाने के लिए कहा, पर समस्या यह थी पारो को सिर्फ घर में खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं आता था। पारो का काम करना बहुत आवश्यक था। उसे अब अपने साथ साथ अपनी बच्ची का भी पालन करना था। अब पारो अपनी बच्ची को लेकर भी बड़ी चिंता में रहती थी कि इसके भविष्य का क्या होगा।